दोस्तों, सन 1857 का गदर। दिल्ली ने जिस दिन देखा था मौत का तांडव। 11 मई सन 1857 को सोमवार का दिन था, रमजान का 16वां दिन। सुबह के 7 बजे बादशाह बहादुर शाह जफर ने लाल किले में नदी के सामने के तस्बीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ चुके थे। तभी उन्हें यमुना पुल के पास टोल हाउस से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने फौरन इसका कारण जानने के लिए अपना हर कारा वहां भेजा और प्रधानमंत्री हकीम एहसानुल्लाह खां और किले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कैप्टन डगलस को तुरंत तलब कर लिया। हर कारे ने आकर बताया कि अंग्रेजी सेना की वर्दी में कुछ भारतीय सवार नंगी तलवारों के साथ यमुना पुल पार कर चुके हैं और उन्होंने नदी के पूर्वी किनारे पर बने टोल हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया है। ये सुनते ही बादशाह ने शहर के और किले के सारे दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। लेकिन इस सब के बावजूद 4 बजे के आसपास इन बागियों ने नेता ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वो दीवाने खास के अहाते में जमा हो गए और हवा में अपनी बंदूकें और पिस्तलें दागने लगे। दिल्ली के उस समय के रईस अब्दुल लतीफ़ ने 11 मई सन 1857 के अपने रोजनामचे में लिखा, बादशाह की हालत वही थी जो शतरंज की बिसात पर सह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद बहादुर शाह जफर ने कहा, मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी ज़िंदगी का सूरज पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। हम इन दिनों में सिर्फ तन्हाई चाहते हैं। इस घटनाक्रम का एक और विवरण चार्ल्स मेटकाफ ने अपनी किताब टू नेशंस नरेटिव में दिया है। मेटकाफ लिखते हैं, एहसानुल्लाह खान ने उन सिपाहियों से कहा कि आप अंग्रेज़ों के लिए काम करते हैं और हर महीने एक बंधी हुई तनख्वाह पाने के आदी रहे हैं। बादशाह के पास कोई खजाना नहीं है, वो कहाँ से आपकी तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया, हम पूरे मुल्क का पैसा आपके खजाने में ले आएंगे। जफर ने कहा, हमारे पास ना तो फौजी हैं, ना हथियार और ना ही पैसा। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ आपकी रहमत चाहिए, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। जफर थोड़ी देर चुप रहे। फौरन फैसला न ले पाना उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नुस्ख था। लेकिन उस दिन जफर ने फैसला लेने में देर नहीं की और हाँ कर दी। वो एक कुर्सी पर बैठ गए और सभी सिपाहियों ने बारी बारी से आकर उनके सामने सिर झुकाया और उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। कुछ सिपाहियों ने किले के कुछ कमरों को अपनी रिहाइश बना लिया और कुछ ने तो दीवाने आम में अपने बिस्तर बिछा दिए। बादशाह न तो इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकते थे और न ही उनका इंतजाम कर सकते थे, लिहाजा वो खुद लश्कर के काबू में आ गए। अगले दिन बादशाह ने अपना बेहतरीन लिबास पहना। एक पुराने चांदी के सिंहासन को झाड़ पोंछकर बाहर निकाला गया। उन्होंने कुछ सैनिक अफसरों और रईसों को बादशाह की तरफ से खिताब दिए। बादशाह के नाम से सिक्के ढाले जाने लगे और फिर एक बड़ी तोप के दागे जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी थी बगावत का मुख्य कारण। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई सन 1857 को मेरठ से, जब बंगाल लांसर के कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दिल्ली की तरफ कूच किया था। 1857 की घटनाओं पर खासा काम कर चुकी मशहूर इतिहासकार राणा सब्बी बताती हैं, उस जमाने में इनफील्ड राइफलें आई थीं जिनके कारतूसों को दांत से काटकर उनमें लगाना पड़ता था। उन दिनों ये अफवाह फैल गई थी कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है, लिहाजा मुसलमान भी उन्हें छूने से कतरा रहे थे और हिंदू भी। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे जिससे सैनिकों में असंतोष पनप रहा था। इन लोगों को लड़ाई के लिए विदेशों में यानी समुद्र पार भेजा जा रहा था। ब्राह्मणों में मान्यता थी कि अगर उन्होंने किसी समुद्र को पार कर लिया तो उनका धर्म खत्म हो जाता था। इनको प्रमोशन नहीं मिलते थे और न भारतीय सैनिक
सूबेदार के पद से ऊपर जा सकते थे। इन भारतीय सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अफसरों को मार दिया और 44 मील दूर दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली के लोगों ने किया ठंडा स्वागत। शुरू में दिल्ली वासियों ने बाहें फैलाकर इन बागियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि कुछ हलकों में और यहाँ तक कि बहादुर शाह के नज़दीकी लोगों ने इसका विरोध भी किया। ये बागी बादशाह के सामने भी पर्याप्त सम्मान से पेश नहीं आते थे और बात बात पर दरबार के कायदे कानूनों को तोड़ते थे। दरबार के लोगों को आपत्ति थी कि वो दरबार में घुसने से पहले अपने जूते नहीं उतारते थे और बादशाह के सामने भी हथियार लेकर चलते थे। जाने माने इतिहासकार और मशहूर पुस्तक बिसीज्ड 1857 वॉइसेस फ्रॉम दिल्ली के लेखक महमूद फारूकी बताते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत नाराज थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हर कोई अपने हिसाब से लड़ना चाहता था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में 40 सिपाही आपके घर के ऊपर आकर बैठ जाएं। जब महात्मा गांधी और भगत सिंह के ज़माने में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके घर पर कोई आंच आ जाए या पुलिस उनके घर आ धमके। ये बात 1857 पर भी लागू होती थी। अराजकता के बीच भी व्यवस्था थी कायम। कहा जाता है कि इन घटनाओं ने दिल्ली वासियों के जीवन में भारी उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन फारूकी का मानना है कि तमाम उथल पुथल के बावजूद व्यवस्था पहले की तरह ही कायम थी। फारूकी कहते हैं 1857 के बारे में कहा जाता है कि भारतीय समाज में एकता नहीं थी। हर जगह अराजकता फैली हुई थी। सिपाहियों में कोई अनुशासन नहीं था। लेकिन मैंने अपनी किताब में यही बात सामने रखने की कोशिश की है कि ऐसा हरगिज नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात थी कि 1.5 लाख आबादी वाले शहर में अगर 30,000 सैनिक आ जाएंगे तो कुछ न कुछ अव्यवस्था तो फैलेगी ही। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे हैरत अंगेज चीज़ है कि जब कमांडर इन चीफ कोतवाल से कहता है कि उन सिपाहियों को पकड़ लाओ जो मोर्चे पर नहीं गए थे, वो 4 सिपाही पकड़ लिए जाते हैं और वो आकर माफ़ी भी मांगते हैं। अगर आपको लड़ाई के मोर्चे पर 500 चारपाइयों की ज़रूरत है और उनमें 400 चारपाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पहुँचाने की कोई न कोई व्यवस्था मौजूद है। 56 अंग्रेज औरतों और बच्चों का कत्ल। 12 मई की सुबह तक दिल्ली अंग्रेजों से पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन कुछ अंग्रेज महिलाओं ने किले के बावर्ची खाने के पास कुछ कमरों में शरण ली थी। बागियों ने बादशाह के विरोध के बावजूद उन सबको कत्ल कर दिया। रानी सब भी बताती हैं, जब इन्होंने हमला किया था तो काफ़ी अंग्रेज तो शहर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अंग्रेजों और औरतों ने किले के अंदर आकर एक भवन में पनाह ली थी। इन 56 लोगों को, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, इन बागियों ने बहुत बेरहमी से मारा। जब बाद में बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा चला तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने ही इन औरतों को मरवाया। हालांकि अगर आप जहीर दहलवी की किताब पढ़ें तो कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बादशाह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये किसी भी मजहब में नहीं लिखा है कि तुम मासूमों को मारो। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बगावत करने वालों के पांव उखड़ने लगे और दिल्ली से खदेड़े जा चुके अंग्रेजों ने वापसी की। अंबाला से आए सैनिकों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए। अंग्रेजों ने यहाँ कत्लेआम किया और सिर्फ एक मोहल्ले कच्चा चला में 1400 लोग मार डाले गए। उस समय के ब्रिटिश सैनिक 19 वर्षीय एडवर्ड विवार्ड ने अपने चाचा गार्डन के लिखे एक पत्र में लिखा, मैंने इससे पहले बहुत भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा दृश्य फिर कभी ना दिखाएं। औरतों को तो बख्श दिया गया,
लेकिन उनके पतियों और बेटों को मारे जाने के बाद उनकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। ईश्वर जानता है कि उन लोगों के प्रति मेरे दिल में कोई रहम नहीं था, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके गोली मारी गई, मुझ पर उसका असर पड़े बगैर नहीं रह सका। 1857 के दौरान पूरी दिल्ली में अफरा तफरी थी, और क्यों न हो, आप दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से लड़ रहे थे। शहर में बहुत ज़बरदस्त दहशत का माहौल था, लेकिन 1857 में दिल्ली में दोबारा घुसने के बाद जिस तरह अंग्रेज़ों ने शहरियों का दमन किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शहर के सभी लोगों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया और पूरे 6 महीने तक वो खुले में बरसात और जाड़े में रहे। करीब करीब सबके घर लूट लिए गए। उस समय दिल्ली में रह रहे मिर्जा गालिब इस सब से इतने आतंकित हुए कि उन्होंने 1857 के बाद से अपनी ज़िंदगी के बाकी के 12 सालों में कुल 11 गज़लें लिखी। यानी एक साल की एक गज़ल भी नहीं बनती। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि शायर मिर्जा गालिब और उनके साथ के दूसरे शायर 1857 के गदर में ख़त्म हो गए। बहादुर शाह जफर का आत्मसमर्पण। जब अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हो गए तो बहादुर शाह जफर लाल किले के पिछवाड़े से पालकी पर बैठकर अपने निजामुद्दीन की मज़ार पर गए और वहाँ से हुमायूं के मकबरे पर। वहाँ पर 18 सितंबर सन 1857 को कैप्टन विलियम हॉडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सीबी साउंडर्स को लिखे पत्र में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह जफर मिर्जा इलाही बख्श और एक मौलवी के साथ एक पालकी पर बैठकर बाहर आए। उनके पीछे बेगम अपने बेटे मिर्जा जवान बख्त और पिता मिर्जा कुली खां के साथ बाहर निकली। फिर उन दोनों की पालकियां रुक गईं और बादशाह ने संदेश भिजवाया कि वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने बादशाह और बेगम को आश्वस्त किया कि हम आपकी ज़िंदगी की गारंटी देते हैं, बशर्ते आपको बचाने की कोई कोशिश ना की जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। बहादुर शाह के 3 बेटों का कत्ल। बहादुर शाह जफर की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 3 बेटों मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान और अबू बकर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली से उड़ा दिया गया, वो भी उस समय जब उन्होंने हथियार डाल दिए थे। विलियम हॉडसन ने अपनी बहन को पत्र में लिखा, मैं स्वभाव से निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन कमबख्त लोगों को धरती से छुटकारा दिलाकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बादशाह को लाल किले की एक कोठरी में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। सर जॉर्ज कैम्पबेल ने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ माई इंडियन कैरियर में लिखा, बादशाह को इस तरह रखा गया जैसे पिंजड़े में जानवर को रखा जाता है। उस समय वहाँ तैनात लेफ्टिनेंट चार्ल्स ग्रिफिथ्स ने भी अपनी किताब सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुग़ल बादशाह का आखिरी नुमाइंदा एक साधारण सी चारपाई पर बैठा हुआ था। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनकी कमर को छू रही थी। उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और उसी रंग का साफा बांध रखा था। उनके पीछे 2 अर्दली खड़े थे जो मोर के पंख से बने पंखे से उनके ऊपर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। बादशाह से 3 फीट की दूरी पर एक ब्रिटिश अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ संगीन लिए हुए अंग्रेज संतरी खड़े हुए थे। उनको आदेश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो उन्हें तुरंत अपने हाथों से मार दें। बहादुर शाह जफर की इतनी बेइज्जती हुई कि लाल किले में उन्हें देखने अंग्रेजों के समूह आते थे कि वो देखने में कैसे लगते हैं। अंग्रेज सैलानी जैसे लाल किले को देखने आते हैं, वैसे उनकी कोठरी में आकर देखते थे कि बहादुर शाह जफर कैसे लगते हैं। जैसे बादशाह हिंदुस्तान का दिल्ली में ये हाल है। जाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी साल अपनी मौत के इंतज़ार में ही गुजारे। दिल्ली से उनको रंगून भेजा गया और उसी के आसपास बर्मा के बादशाह को भारत भेजा गया, रत्नागिरी में।
आखिर में बहादुर शाह जफर ने बिल्कुल ठीक ही लिखा। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। बादशाह की मौत 7 नवंबर 1862 को रंगून के एक जेल नुमा घर में 87 साल के एक बुजुर्ग की लाश को कुछ ब्रिटिश सैनिक कंधा देकर जेल के ही प्रांगण में पहले से ही खोदी गई एक कब्र के पास ले आए। उस लाश के साथ मरने वाले के 2 बेटे और एक बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी चल रहे थे। किसी महिला को उस जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाजार के कुछ लोगों को इसके बारे में भनक लग गई। वो जनाजे की तरफ बढ़े, लेकिन हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें उसके पास नहीं आने दिया। अंग्रेज़ों ने लाश को कब्र में डालने से पहले उस पर चूने का छिड़काव किया ताकि लाश बहुत जल्दी गलकर मिट्टी में मिल जाए। 1 सप्ताह बाद ब्रिटिश कमिश्नर H.N. डेविस ने लंदन भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा, उसके बाद में बचे हुए राजकीय बंदियों की खबर लेने उनके निवास पर गया था। सब ठीक हालत में हैं। किसी पर भी बुजुर्गवार की मौत का कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी मौत गले में फालिज गिर जाने की वजह से हुई है। दफन किए जाने की सुबह 5 उनका इंतकाल हुआ। सुबह 5 बजे उनकी कब्र के चारों तरफ बांस की एक बाड़ बना दी गई। जब तक ये बाड़ नष्ट होगी, वहाँ पर घास निकलकर उस पूरे इलाके को ढक लेगी और किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर मुग़लों के आखिरी बादशाह दफन हैं। तो दोस्तों, ये थी बादशाह बहादुर शाह जफ़र की अंतिम यात्रा की कहानी।